हेलो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मैं आप लोगों के लिए आज क्लास लेके आया हूँ राष्ट्र निर्माण, नेशनल बिल्डिंग। मैं आप लोगों के लिए आज बहुत अच्छी क्लास लेके आया हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग इस क्लास को अच्छे से देखेंगे और पढ़ेंगे भी। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हम आप लोगों के लिए ही वीडियो बनाते हैं। अगर आप लोग ही सपोर्ट नहीं करेंगे तो मैं वीडियो कैसे बनाऊंगा। तो आप लोग देखते हैं इसलिए मैं वीडियो बनाता हूं। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करते रहें अपने दोस्तों को, ताकि वो भी इस क्लास को अटेंड कर सकें, वो भी पढ़ सकें। मैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए क्लास को आगे बढ़ाता हूं। मैं थोड़ा गैपिंग हो गया है, कल परसों मैंने क्लास नहीं बना पाई है कुछ काम होने के कारण। तो अब मैं क्लास को अच्छे से आपको दे रहा हूं। तो इसे प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपके बिना ये सब अधूरा है। ओके, शेयर ज़रूर करते रहिएगा। तो आ जाइए, टाइम ना करते हुए हम क्लास पे चलते हैं। क्लास है हमारा सबसे नंबर 1 क्वेश्चन है, राष्ट्र की परिभाषा दीजिए। राष्ट्र की परिभाषा दीजिए। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं। राष्ट्र की परिभाषा दीजिए। राष्ट्र मात्र एक ज़मीन का टुकड़ा नहीं है। राष्ट्र मात्र एक ज़मीन का टुकड़ा नहीं है। कोई भी देश तभी राष्ट्र हो सकता है जबकि उसके लोग अपनी मातृभूमि के कड़-कड़ से प्रेम करते हों तथा उसके लिए तन मन धन को बलिदान करने को तैयार हों। राज्य को राष्ट्र का पर्याय नहीं माना जाता है। राष्ट्र राजनीतिक इकाई होने के पूर्व मनोवैज्ञानिक इकाई है, क्योंकि राज्य की एकता किसी बाहरी तत्व पर आधारित होती है, जबकि राष्ट्र की एकता आंतरिक एकता पर निर्भर करती है। तो दोस्तों, आपने देखा कि राष्ट्र ऐसे ही एक राष्ट्र तैयार बनकर नहीं होता है, उसमें एकता भी होनी चाहिए, अनुशासन भी होनी चाहिए। हम दूसरों को एक दूसरे से टकरार नहीं करना चाहिए। हम जातिवादी लफड़ा नहीं करेंगे, जातिवादी कोई भी मैटर ऐसा नहीं करेंगे जिससे जातिवादी तत्व उठेगा और भेदभाव पैदा हो। तो हम अपना एक राष्ट्र का टुकड़ा बनाने के लिए उसमें तन मन धन और उसके कड़-कड़ से प्रेम करेंगे। उसी प्रकार हमने देखा कि क्वेश्चंस यहाँ से ज़रूर आता है। दोस्तों, ये बात याद रखना, क्वेश्चंस यहाँ से ज़रूर आता है, ज़रूर क्वेश्चंस यहाँ से आता है। तो आप लोग इसे नोट करेंगे ना। तो अब आइए राष्ट्र निर्माण, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्र निर्माण हेतु आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं। राष्ट्र निर्माण हेतु आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं। तो इसका आंसर है स्वतंत्र राष्ट्रीय समूह, राष्ट्रीय जागृति, राष्ट्रीयता की प्रबल इच्छा, वैधानिक सार्वजनिक सत्ता की स्थापना। तो ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसे भी हम नोट करेंगे और बखूबी नोट करते करते हम याद तो ऐसे ही कर लेंगे, लेकिन नोट भी करेंगे। भारत की विश्व में राष्ट्रीय पहचान किन कारणों से की जाती है। भारत की विश्व में राष्ट्रीय पहचान किन किन कारणों से की जाती है। तो सबसे पहले राष्ट्रीय गान, ये राष्ट्रीय गान भी हमारे भारत की विश्व राष्ट्रीय पहचान है। राष्ट्रीय और जो राष्ट्रीय गान है और ध्वज, झंडा जिसे बोलते हैं, उसकी भी पहचान है। और राष्ट्रीय चिन्ह विकास विविधता में एकता, ये भी आप लोग नोट करेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और मैं आप लोगों के लिए ही लेके आया हूँ। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्र निर्माण में युवा शक्ति का योगदान बतलाइए। राष्ट्र निर्माण में युवा शक्ति का योगदान बतलाइए। आंसर है अनुसंधान क्षेत्र में। नंबर 2, परिपक्व ज्ञान की प्राप्ति एवं विकासोन्मुख कार्यों में उसका प्रयोग। नंबर 3, स्वयं सचेत रहते हुए सजगता का वातावरण तैयार करना। नैतिकता पर आधारित गुणों का विकास। नंबर 5, कर्तव्यों का निर्वाह। नंबर 6 है अनुशासन की भावना को महत्व प्रदान करना। नंबर 7 है समाज सेवा। ये भी हम नोट करेंगे। राष्ट्र निर्माण में युवा शक्ति का योगदान बतलाइए, ये भी हम नोट करेंगे। ये क्वेश्चंस आते हैं, मैंने जो भी उसमें क्वेश्चंस रखे हैं वो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इन्हें भी आप लोग
याद करेंगे और रखेंगे। ठीक है, और देखिए और लिखा है अगला क्वेश्चन, समाज के तीन है, समाज के 3 प्रमुख मेलों के नाम लिखिए। समाज के 3 प्रमुख मेलों के नाम लिखिए। ये 3 है, आप लोग ये 3 कर लेंगे। 3 प्रमुख मेलों के नाम लिखिए। तो सबसे पहला है पुष्कर मेला, अजमेर, सोनपुर मेला, बिहार ट्रेड फेयर ऑफ इंडिया। ये भी आप लोग नोट करेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उत्तर भारत की 3 मान्यता प्राप्त भाषाओं के नाम लिखिए। उत्तर भारत की 3 मान्यता प्राप्त भाषाओं के नाम लिखिए। तो सबसे वन हिंदी, उर्दू, पंजाबी, ये भी हम लोग नोट करेंगे। नंबर 7 है गरबा नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है। गरबा नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है। तो ये गुजरात में गुजरात में प्रसिद्ध है। कौन सा गरबा नृत्य जो है गुजरात में प्रसिद्ध है। अब आइए अगले प्रश्न पे, कथक नृत्य भारत के किस क्षेत्र में अधिक प्रचलित है। कथक नृत्य भारत के किस क्षेत्र में अधिक प्रचलित है। तो उत्तरी भारत में कथक नृत्य जो है वो उत्तरी भारत में प्रचलित है। अगला क्वेश्चन है नर्मदा नदी किस पहाड़ से निकलती है। नर्मदा नदी किस पहाड़ से निकलती है। तो नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है। नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है। ये भी हम लोग नोट करेंगे और नोट करते हुए ये बात याद भी रखेंगे कि जो भी हमने नोट करा है बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अलकनंदा व मंदाकिनी नदियों का संगम किस स्थान पर होता है। अलकनंदा व मंदाकिनी नदियों का संगम किस स्थान पर होता है। तो इसका आपने देखा होगा रुद्रप्रयाग उसे बोलते हैं, और रुद्रप्रयाग में ही इनका संगम होता है। जैसे संगम हमारा प्रयागराज में होता है गंगा जमुना का, और उससे जो विलुप्त नदी है जिसे हम सरस्वती माँ का नाम लेके पुकारते हैं, तो गंगा जमुना सरस्वती प्रयागराज में संगम उनका है। अगला क्वेश्चन है रंगोली लोक कला का किस राज्य में संबंध है। रंगोली लोक कला का किस राज्य से संबंध है। तो रंगोली लोक कला का महाराष्ट्र से संबंध है। महाराष्ट्र से संबंध है। ये आप लोग अच्छे नोट करेंगे। ये 2-2 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। ये क्वेश्चंस ही हमें नंबर बढ़ाने का कार्य करते हैं, क्योंकि हम बड़ा क्वेश्चन अगर नहीं कर पाएंगे तो छोटा क्वेश्चन अक्सर मुझे याद हो जाता है। तो प्लीज़ इसे नोट करिएगा। नोट करने के बाद इसे याद जरूर करिएगा और मैं आपसे बखूबी इसे सुनूंगा। पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। तो पंडित रविशंकर सितार वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। किससे हैं। सितार से हैं। संथाल आदिवासी किन राज्यों में प्रमुखता से निवास करते हैं। संथाल आदिवासी किन राज्यों में प्रमुखता से निवास करते हैं। तो झारखंड उड़ीसा में करते हैं। झारखंड उड़ीसा में करते हैं। गेटवे इंडिया किस वर्ष और कहाँ बनवाया गया है। गेटवे ऑफ इंडिया, सॉरी ऑफ और लिख लेना। क्या लिखोगे, ऑफ और लिख लेना। गेटवे ऑफ इंडिया, गेटवे ऑफ इंडिया किस वर्ष और कहाँ बनवाया गया। तो गेटवे ऑफ इंडिया 1911 में, जो कि मुंबई में बनवाया गया। ये भी हम याद करेंगे। भारत के राष्ट्रपति भवन में कितने कमरे हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, ये भी नोट करेंगे बच्चों। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है और इसे नोट करके हम याद ज़रूर करेंगे ताकि हम इसे भूलें ना। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति भवन में कितने कमरे हैं। तो 340 कमरे हैं। कितने कमरे हैं दोस्तों, 340 कमरे हैं। अजंता एलोरा की गुफाएं किस राज्य में है। अजंता एलोरा की गुफाएं किस राज्य में है। तो अजंता एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में है। किस राज्य में दोस्तों, महाराष्ट्र में है। दीन इलाही धर्म किस शासन ने चलाया था। दीन इलाही धर्म किस शासन ने चलाया था। तो दीन इलाही धर्म अकबर ने चलाया था। ये भी हम लोग नोट करेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग, इतना टाइम ना लगाते हुए। और एक बात और हम नोट करेंगे
कि हम लोग नोट करने में ज़्यादा फोकस करते हैं, याद करने में कम करते हैं। तो सबसे ज़्यादा फोकस हम लोग याद करने में करेंगे। नोट तो हम जब भी कर लेंगे, और याद करके, और जब हम याद करने के बाद इसे एक बिना देखे ही अपनी फेयर कापी पे लिखेंगे तो और अच्छे से याद हो जाएगा। तो बच्चों उसी हिसाब से मेहनत करेंगे हम आपकी मेहनत प्रॉपर कराते रहेंगे, और ये लगन जभी हम सफल करा पाएंगे जब आप लोग मेरा साथ देंगे, आप लोग मेरा सपोर्ट करेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर ज़रूर करना, ये मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ आपसे। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि हम आप लोगों के लिए एक न्यू वीडियो पुनः ऐसे ही डालते रहें, ताकि आप लोगों को पढ़ने में मदद हो सके। पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच हुआ था? पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच हुआ था? तो पानीपत का तृतीय युद्ध अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था? अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। भारत के किस शासन को नेपोलियन कहा जाता है? भारत के किस शासन को नेपोलियन कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। जामा मस्जिद तथा फतेहपुर सीकरी को किसने बनवाया था? जामा मस्जिद तथा फतेहपुर सीकरी को शाहजहां व अकबर ने बनवाया था। जामा मस्जिद तथा फतेहपुर सीकरी को शाहजहां व अकबर ने बनवाया था। हिंदू धर्म के 3 विशेष पुस्तकों के नाम लिखिए। हिंदू धर्म की 3 विशेष पुस्तकों के नाम लिखिए। तो हिंदू धर्म की जो पुस्तकें हैं, वेद, गीता, रामायण हैं, ये भी हम लोग नोट करेंगे। सिख धर्म के आखिरी गुरु कौन थे? सिख धर्म के आखिरी गुरु कौन थे? तो सिख धर्म के गुरु गोविंद सिंह थे। कौन थे? गुरु गोविंद सिंह थे। तो याद हो गया होगा कौन थे? गुरु गोविंद सिंह थे। किस युवा राजकुमार ने बौद्ध धर्म की शुरुआत की? किस युवा राजकुमार ने बौद्ध धर्म की शुरुआत की? तो किसने की? किसने की बच्चों? मुझे पता है आप लोगों को याद होगा, लेकिन आप लोग बताते नहीं हैं। तो किसने की? राजकुमार सिद्धार्थ ने की। राजकुमार सिद्धार्थ ने की। अगला क्वेश्चन है 24 क्वेश्चन। भारत में शहीद दिवस कब मनाया जाता है? भारत में शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में शहीद दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है। कितने को मनाया जाता है? 30 जनवरी को मनाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय एकता क्यों आवश्यकता है? देखो ये क्वेश्चन फिर आ गया, और सबसे पहले ही राष्ट्र को लेकर मैंने परिभाषा दी थी, उसमें भी यही लिखा था कि राष्ट्र की परिभाषा ही यही है। उसमें एकता, अनुशासन और जाति पाति का भेद ना करना, मिलजुल कर रहना, यही तो एक भारत की राष्ट्रीय एकता है। यही तो राष्ट्रीयता की परिभाषा है। इसे ही हम बरकरार रखेंगे, तभी तो हमारा एक राष्ट्र देश संपन्न होगा, तभी तो पूरा राष्ट्र देश बनेगा, तभी तो राष्ट्र संपन्न देश होगा। अगर हम अपने राष्ट्र को विकृत करेंगे, उसे उसका अखंडित करेंगे, जाति पाति का भेदभाव करेंगे, हम तो अपने राष्ट्र को राष्ट्रवाद नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हमें एकता और अनुशासन में रहना चाहिए। इस समय भारत में सांप्रदायिकता, जाति, भाषा, क्षेत्र के अनुसार में प्रांतों की मांग है। ये हम लोगों को नोट करना है। क्वेश्चंस मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। मैं जो ये आपको क्वेश्चंस दे रहा हूँ, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है दोस्तों, इन्हें ज़रूर याद करिएगा। और जब याद करेंगे आप मुझे कमेंट करिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा कि मैंने वीडियो कैसा बनाया है। मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ। अगर आप लोग इसे लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो नहीं करेंगे तो मैं ये वीडियो कैसे डालूँगा, इसीलिए आप पुनः इन्हें पढ़िएगा ज़रूर। अगले पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 26। भारत में कुल कितने राज्य हैं? भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो भारत में 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 28 राज्य हैं। क्या हैं? 28 राज्य हैं, और हमारे 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो इन्हें भी हम नोट करेंगे। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो कि हमारे क्वेश्चंस में अक्सर कर पूछे जाते हैं। तो इन्हें भी हम लोग नोट करेंगे, और याद रखना, नोट करके याद ज़रूर करेंगे, अन्यथा फिर दिक्कत होगी। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी जो कि है मोर है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? मोर है। इसे भी हम याद करेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
भारत का संविधान कब लागू हुआ? भारत का संविधान कब लागू हुआ? मैंने ऑप्शंस भी इसमें पुटअप किए हैं। एक 15 अगस्त 1947 को, एक 26 जनवरी 1950 को, एक 26 जनवरी 1948 को। आप लोग बताएंगे कि कब हुआ है। आप लोग को याद होगा, हाँ इतने तो आप लोग कमज़ोर नहीं होंगे, आप लोगों को याद होगा कितने को हुआ था। हाँ देखो एक बच्चे ने बता दिया, हुआ था 26 जनवरी 1950 को। कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को हुआ था। ये भी हम नोट करेंगे, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल हैं। अगला क्वेश्चन है 29, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। भारत की मान्य भाषाओं की संख्या कितनी है दोस्तों? भारत की मान्य भाषाओं की संख्या 26 है। कितनी है? 26 है। देखो मैंने दिया है आप लोगों को, 26 है। भारत की जो भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति हैं, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर प्रतिभा पाटिल। डॉक्टर प्रतिभा पाटिल। अगला सवाल, उत्तर भारत का राजकीय पशु कौन सा है? उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंगा है। कौन है? बारहसिंगा है। महाराष्ट्र का राजकीय पक्षी कौन है? घूसर वनमुर्गी। घूसन वनमुर्गी। और जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, बीबी का मकबरा, ये हमारा औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। तो दोस्तों उसी प्रकार जिस प्रकार मैंने आपको नोट कराए हैं, ये आप लोग याद रखिएगा। क्या करेंगे? लाइक ज़रूर करना, हमारे इस चैनल को लाइक करना प्लीज़ मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब भी करिएगा हमारे चैनल को, और शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि हम इसी प्रकार न्यू वीडियो लाते रहें और आप लोगों के पास ऐसे घुमा कर पहुंचाते रहें। ओके, तो आप लोगों से उम्मीद है कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करेंगे। थैंक यू। आप लोगों के लिए पुनः मैं ऐसे ही वीडियो लाता रहूँगा और आप लोगों को पास कराता रहूँगा। परेशान नहीं होंगे आप। ओके, परेशान नहीं होने को, ऐसे ही आपको पुनः वीडियो मिलते रहेंगे, देख लीजिए। तो इस प्रकार हमने आपको पूरी क्लास का रिवाइज करवा दिया है। आप लोग लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करते रहें। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।